सहारा प्रणाम। सहारा समय के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में मैं अलहमरा खान आप सबका स्वागत करती हूं। देखिए, देश के लोकतंत्र को मजबूती देने वाला सबसे अहम स्तंभ है जुडिशरी। इस वक्त हम लखनऊ के सिविल कोर्ट में हैं और यहाँ पर अधिवक्ता हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि ये लोकसभा चुनाव उनके लिए कितना अहम है और क्या सोच करके वो अपने एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। आप ये बताइए, ये लोकसभा चुनाव बहुत अहम है, आपको क्या लग रहा है कि क्या आपको संभावनाएं दिख रही हैं? संभावनाएं इसमें जो हमारा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा हमारा जो ये महोत्सव है, जो हम लोग मतदान देंगे और एक भारत सरकार नहीं बना रहे, हम लोग एक नए भारत की नींव डाल रहे हैं। इसलिए उसी को देखते हुए हम लोग को अपना वोट देना चाहिए और हम लोग को ये जरूर सोचना चाहिए कि पिछले 72 साल में जो नहीं हो पाया है और जो अब हो रहा है उसकी गति को और तेज किया जाए और उसको मजबूत किया जाए, उसको सोचते हुए हमें वोट देना चाहिए। ये बहुत बड़ी जरूरी एक अहम बात है। बिल्कुल। देखिए, इस बार चुनावी मैदान में एनडीए वर्सेस इंडिया। जी, एनडीए जीत रही है और इस बार 400 से ज़्यादा सीटें आने की पूरी संभावना है। क्या देख करके, क्या सोच करके आपने ऐसा बोला? सर, जो पिछले कुछ वर्षों में नहीं हो पाया था, जो आज़ादी के बाद से माहौल बना हुआ था देश में, वो जो पिछले 10 सालों में हुआ है वैसा पहले नहीं हो पाया था। तो इस बार संभावना है कि जैसा 10 साल का रिजल्ट रहा है तो इससे बेहतर आने वाले 5 साल और रहेंगे। देखिए, फिनाले है ये, इस बार का देश का फिनाले है, तो क्या लग रहा है आपको देश के फिनाले में क्या नया कुछ होने जा रहा है या फिर से वही चीज़ रिपीट होगी? आपके 400 के आसपास तो हम लोग रहेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल गारंटी, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। हाँ। क्योंकि मोदी जी जब भी कोई चीज़ बोलते हैं तो कुछ सोच समझ के बोलते हैं। हाँ। और इनके बोलने का कारण भी है। कारण है कि जो 500 सालों से एक दर्द हमारा जो था, उस दर्द को दूर करने में बीजेपी ने बहुत बड़ा रोल अपनाया है। कौन सा दर्द? ये हम भी भाई, तो राम मंदिर का एक मुद्दा था जो आज हम तो 500 साल से कहेंगे, बाकी लोग 100 साल 200 साल 300 साल के एक तो राम मंदिर क्या इस चुनाव में एक प्रभावी मुद्दा होगा? यस मैम, राम मंदिर ही हम इस बार का चुनाव में प्रभावी मुद्दा होगा। हमारे मोदी जी ने राष्ट्र हित के लिए 370 को ख़त्म किया और राम मंदिर बनवाया और विकास के काम किए। इसके लिए भाजपा सरकार को हम लोग पूर्ण समर्थन देंगे और 400 सीट पार कराने के लिए हम लोग पूरे योगदान देंगे। हर तरीके के समर्थक होते हैं, कुछ भाजपा के पसंदीदा पसंद करते हैं, कुछ विपक्ष के लिए बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे इस लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूती मिल सकती है। आप ये बताइए, जैसे कि अगर हम बात करें, जो विपक्ष है वो हमेशा घेरता आ रहा है सरकार को कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है ख़ास तौर से, और जो पेपर लीक का मामला है उसमें यूथ का करियर बहुत ज़्यादा। महंगाई के बारे में कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में ही आफ्टर कोविड एक इन्फ्लेशन आया है और उस बल्कि बहुत कहूँगा कि इंडिया में उसका बहुत कम प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमारी जो नीतियाँ हैं, हमारी जो एक बहुत ही अलग एक इकोनॉमी है, वो बहुत पैरेलल चलती है। उसकी वजह से बहुत कम इफेक्ट हम लोग पे आया है। इन्फ्लेशन हुआ है वो पूरे वर्ल्ड का एक टॉपिक है और वो एक सबके लिए है। बाकी पेपर लीक का मामला है, तो पेपर लीक का मामला ये कि हमारे योगी जी उस पर बहुत सख्त कार्रवाई कर चुके हैं। एसटीएफ ने और बाद एक पूरी एक मीटिंग, एक कमेटी गठित हुई है, उस पर बकायदा गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उनको सजाएं भी होंगी। और ये पहली बार हुआ है कि इस बार एजुकेशन माफियाओं पे बहुत बड़ा रोक लगी है। तो पेपर लीक का मामला ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे योगी जी उस पर बहुत सख्त कार्रवाई कर चुके हैं। एसटीएफ ने और बाद एक पूरी एक मीटिंग, एक कमेटी गठित हुई है, उस पर बकायदा गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उनको सजाएं भी होंगी। और ये पहली बार हुआ है कि इस बार एजुकेशन माफियाओं पे बहुत बड़ा रोक लगी है। बिल्कुल, लेकिन इस बार जुडिशरी की भी नज़र इस चुनाव पर है। देखिए, ईसीआई को भी नोटिस जुडिशरी ने भेज दिया। देखिए, वीवीपैट की अगर हम बात करें, उन्होंने बोला कि क्यों नहीं हो सकता चुनाव उसके जरिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी देखा जाए कि चुनाव में आरोप लगते हैं, जो ईवीएम मशीन है उसमें कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो धांधली हो रही है, लेकिन अब जुडिशरी भी बीच में आ गई, उनका चलो धांधली नहीं होने देंगे इस बार। जुडिशरी पूरी नजर रखी हुई है। जुडिशरी ने पूरा, चाहे आपका इलेक्टोरल बॉन्ड के पे हो, चाहे ईवीपैट पे हो, जुडिशरी पूरा नजर रखी हुई है और कोई भी, ना ही ईवीएम का कोई ऐसी कोई धांधली होती नहीं है। देखिए, एक माहौल आ चुका है, एक 70 साल का जो एक रोष था वो निकल के आ रहा है बार बार, और अब जो है उसका रोष का क्लियर मैंडेट इस बार भी आ रहा है। बाकी ईवीएम बस वही वाली बात है, जब आप हारते हो तो जी ईवीएम है और नहीं लोगों को इस रोष को भी दूर किया जाए ना, क्यों नहीं? किसी तो सपा ने जीती। हाँ,
ईवीएम से चुनाव मऊ की सीट किसने जीती? सपा ने जीती। हाँ। तो आप कैसे कह सकते हैं ईवीएम के धांधली हुई? ये हम नहीं कह रहे, ये हाँ, तो विपक्ष नहीं का विपक्ष का तो विपक्ष कैसे कह रहा? विपक्ष को तो फिर जो है विपक्ष को सपा कैसे जीत गई? चुनाव तो ईवीएम से ही हुआ। बिल्कुल हुआ। और भाजपा ने जो है सभी धर्मों सभी जातियों के लिए काम किया। क्या मुस्लिमों को जो है इसमें सहयोग नहीं मिल रहा है? मुस्लिमों को 370 खिलाफ किया, तलाक खत्म किया, मकान मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, सभी के लिए मिल रहा है। ऐसा थोड़ी नहीं कि सभी के लिए मिल रहा है। फायदा तो है, फायदा तो है। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं सोच रहे, फायदा है, वाकई फायदा है। अच्छा, समय तो फायदा है, लोग आराम से चुनाव तो बायोमेट्रिक छोड़ दिया है राशन कार्ड से, अब तो और धांधली बंद कर दी उन्होंने। अच्छा, इस चुनाव में आप क्या सोचते हैं? लोकसभा चुनाव है, बहुत अहम चुनाव है, तो क्या सोच रहे हैं आप? इस बार कुछ चेंजेस आने वाले हैं या किस तरीके से, किन चीजों को दिमाग में रख करके आप वोट करेंगे? देखिए, चेंजेस तो बिल्कुल आने वाले हैं, क्योंकि अगर चेंजेस ना होते तो स्वाभाविक सी बात है माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से ना आते। अच्छा। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, हाँ। तो उनको जरूर जनता के निगाहों में कुछ दिखा होगा। हाँ। हमारे आप में कुछ दिखा होगा, तभी जनता वो को कह रहे क्या हैं। दिखा? जनता को तमाम चीज़ें दिखी, हाँ। बहुत सारी चीज़ें दिखी, जो परिवर्तन दिखे हुए। हाँ। जनता ने राम मंदिर देखा। हाँ। हैं? देखिए, राम मंदिर को लेकर के वाकई में भक्ति भाव सब में देखते ही बन रहा है। अब ये बताइए, राम मंदिर एक वाकई में बहुत बड़ा इशू है, आस्था। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे आस्था बहुत बड़ा इशू होता है, लेकिन खाली राम मंदिर पे हम इस चुनाव को केंद्रित नहीं कर सकते। ये पूरे देश का चुनाव है। ऐसे में बहुत सारे और चीजें, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके वोटर को वोट करना चाहिए? देखिए, कई चीज़ें हैं, जैसे इसमें नहीं बोलना चाहिए कि एक कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी थी देश के ऊपर। उसको देखते हुए जिस तरह से एनडीए का जब सरकार बनाया गया, तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को देख के बनाया कि जो विकास 70 सालों में नहीं हो पाया था किसी एक वजह से, उसको आगे विकास को आगे बढ़ाना है। और जिस तरह से 10 सालों में पिछले विकास हुआ है, उसी तरह आगे भी विकास जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। देखिए, 2014 का चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा गया, 2019 का चुनाव भी मोदी के नाम पे लड़ा गया, और 2024 के चुनाव में भी मोदी ने कह दिया सब मेरा परिवार। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? पूरा पड़ेगा। देखिए, जब उन पे आरोप लगता है कि वो तो अविवाहित हैं, उनको बच्चे नहीं हैं, तो उन्हें राशन पानी, घर, बिजली पानी का क्या उनको एहसास? तो उन्होंने कहा मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। ये सारा जो पूरा हिंदुस्तान उन्होंने जब परिवार समेट लिया, उन्होंने मान लिया कि मेरा परिवार है, तो पूरे परिवार का दर्द उनको दर्द है। तो जब अगर ये चीज़ आएगी, उन्होंने कह दिया, ये बात आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री, मंत्री या किसी ने भी ये बात नहीं बोली कि ये पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। ये कभी नहीं बोला किसी ने। चुनाव में और क्या लगता है आपको, कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं इसके अलावा? देखिए, वोट करना हर बंदे का दायित्व है, ऐसे में आप क्या सोच करके वोट करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है बहुत अहम है इस चुनाव में? देखिए, वोट करना जो है वो हमारा अधिकार भी है, दायित्व भी है। अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हमें वोटिंग परसेंटेज जो है हमारा वो अच्छे स्तर तक पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में अगर हम अपनी वोटिंग परसेंटेज देखते हैं, लखनऊ में अगर हम पिछले 2019 की अगर वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो 61-62% रहता है। और एक अच्छे स्वस्थ और लोकतंत्र के लिए वोटिंग परसेंटेज जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही क्या कहते हैं लोकशाही अच्छी होगी। और जैसा कि आपने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि हमारा परिवार, तो अगर हम अपनी सनातन संस्कृति देखेंगे तो उसमें पहले से ही कहा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, समस्त संसार ही हमारा परिवार है। और रही बात क्या कहते हैं कि वोट देते समय किन किन मुद्दों को ध्यान रखना चाहिए, तो प्रेजेंट टाइम में अगर सिनेरियो में देखेंगे तो जैसा कि विपक्ष का कहना है या मतलब अदर जो पार्टी उनका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लेकिन हम युवाओं का मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी सोच में रह गई है, बाकी वैसी कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रह नहीं गई है। सोच में है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट? नहीं, जैसा ये बता रहे हैं हमारे साथी अधिवक्ता जी कि सोच में है। सोच में ये सोच रहे हैं कि रोजगार नहीं है। सोच में सोच रहे हैं रोजगार है, फिर कभी सोच रहे हैं रोजगार है। लेकिन वर्तमान की स्थिति अगर देखिए तो सरकारी कर्मचारी कहाँ पे नियुक्त हो रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति बंद कर दी गई है, सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है। भाजपा का जो नज़रिया है वो प्राइवेटीकरण का है। इससे कोई वो नहीं फर्क पड़ता है कि प्राइवेटीकरण करिए, हमें विरोध नहीं है पार्टी का। हमें विरोध इस बात का है कि प्राइवेट के साथ साथ सरकारी नियुक्तियां भी दीजिए, नौकरी भी दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म करिए। देखिए, ये सबसे बड़ा युवाओं के लिए मुद्दा है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। कॉलेज से पास आउट जो भी विद्यार्थी होते हैं वो ये सोचते हैं कि आप पास करने के बाद हम कोई कंपटीशन देंगे, और जब वो कंपटीशन देते हैं तो कई बार पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक के मामले में भी सरकार का घेराव विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों के साथ।
ब्रेक के बाद चुनावी चौपाल में आप सबका स्वागत है। 4 जून को रिजल्ट आउट हो जाएगा देश के सबसे बड़े चुनाव का। देखिए, आपको क्या लग रहा है, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है, बल्कि पूरे विश्व भर में अगर इंडिया के चुनाव की बात की जाए तो सबसे बड़ा चुनाव है। 7 चरणों में ये चुनाव हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण रोल जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश निभाती है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, और इस बार जो है उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पे वोट देगा। और देखना होगा कि पब्लिक क्या कहती है, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट करती है कि डेवलपमेंट के नाम पे वोट करती है। वो समय आने पता लग जाएगा कि 80 में से कौन सीटें कितनी जीत रहा है। 80 में से कितनी सीटें जीत रहा है भाई? 80 की 80 सीटें आ रही हैं। अच्छा, यही धोखा है, यही सबसे बड़ा धोखा है कि इस बार 80 में से 80 सीटें नहीं आनी है। यही धोखा है। जब रिजल्ट आता है तो विपक्ष को धोखा ही लगता है। अभी टिकटें कंफर्म नहीं हो पा रही, ईवीएम हैक हो गया या धांधली हो गई। हाँ। वो तो अभी पुराने तो जुडिशरी की भी नजर देखो ईवीएम पे भी पड़ गई है। अब अगर ऐसा नहीं होता तो जुडिशरी देखिए उस पे ईसीआई को नोटिस नहीं भेजती, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। क्या लग रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार हावी होंगे? सरकार के द्वारा यही बनाए गए हैं मुद्दे, सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे तो ध्यान भटकाया जा रहा है। हाँ, तो ठीक है क्या ना। मुद्दे हैं जो ये? अब मुद्दे तो बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ। लोगों को रोजगार चाहिए। हाँ। ठीक है ना। बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो हर सरकार में बेरोजगारी कोई तो नहीं चरम सीमा पे है। हाँ। बेरोजगारी तो भी चरम सीमा और पे। महंगाई? महंगाई के मामले में महंगाई तो आपको पहले ही बताया है कि ग्लोबल ही एक तरीके से ग्लोबल महंगाई है। अब ग्लोबल महंगाई नहीं है। हाँ। ये महंगाई देखिए, दाल का रेट आज 150 है। हाँ। ये वही है। जनसंख्या भी तो देखिए, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, डिमांड बढ़ती चली जा रही है। 295 रुपए का सिलेंडर तो ये खोपड़ी में लेके घूमती थी, हाँ। और अब इनकी बोल नहीं फूट रही है। क्या होगा, अमेठी रायबरेली का भी टिकट घोषणा की नहीं मैडम, गई है? अमेठी में पूर्ण बहुमत देगी और भाजपा की सरकार पूरी तरह और बनेगी। अगर राहुल गांधी कूद गए चुनावी मैदान में? देखना होगा क्या होता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो हो ही चुका, आने की उम्मीद है। और ये तय है कि अमेठी से स्मृति ईरानी जी जीत रही हैं। ये क्लियर है, क्योंकि जितना उन्होंने वहाँ पे इसके बाद विकास किया है। मैं 2004 से अमेठी और रायबरेली जाता रहा। आज विकास है वो समय नहीं था, ना रोडें थी, ना खड़ंजे पूरी चलती थी। मेन रोड छोड़ के पूरा अमेठी और रायबरेली को गांव से जोड़ने के लिए खड़ंजे होते थे, रोडें नहीं होती थी। लखनऊ के लिए क्या बोलेंगे? हाँ। आज जाके स्मृति ईरानी जब से बनी है उसके बाद से वहाँ जितना विकास हुआ है वो देखने लायक है। ऐसा नहीं मैं निवासी हूँ। अच्छा। मैं अमेठी का ही निवासी हूँ। आप की बात हो रही है, जो आप सड़क की बात जो कह रहे हैं, सड़क पहले भी थी। हाँ। सड़क अब भी है। हाँ। बस उसका सिर्फ नजरिया बदल गया। हर विस्तारीकरण हो गया है, चौड़ी हो गई है, आज मुक्त है। कुछ तो फर्क है। एक बात कही जाती है कि रुक गई है विकास की डोर, लौट चलो अखिलेश की ओर। ये विकास देखिए अखिलेश के लिए कितना बढ़िया इन्होंने जुमला पढ़ लिया। बहुत बढ़िया बात बोले हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, क्या वो सरकार बना पाएंगे? इतना पूछ लीजिए। हाँ, हाँ, अरे हम क्यों बताएं? जो अखिलेश के लिए कह रहा है अखिलेश, तो अखिलेश बताएं पूरे हिंदुस्तान में वो कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? विपक्ष कह रहा है 80 की 80 543 सीट वो जीतेगा। सरकार देखिए, हम तो ऑलरेडी गठबंधन में आ ही गए हैं। हाँ। हम तो ऑल ओवर इंडिया देख ही रहे हैं कि कैसे क्या सीटें बाइफरकेट हो रही पहले हैं। मायावती के साथ गठबंधन में थे समाजवादी पार्टी, अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में, इसका फायदा मिलने वाला है। अब देखिए, आपसे पार्टियां तय करती हैं कि हमको कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान है। अब उनको ये लग रहा है कि मायावती के साथ हमारा फायदा नहीं है। ये पोलरिज्म की चीजें हैं आज, क्योंकि मुस्लिम वोट इकट्ठा करना है, इसलिए दोनों इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है, भारत चुनाव है, हमें देखिए उसको देखना चाहिए। तो नेशनल पार्टी है जयंत चौधरी, काम नहीं कर नहीं सर जयंत चौधरी भी पिछले चुनाव में देखे समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदल लिया और फिर वो बीजेपी के साथ आ गए। वो भी विकास के साथ ही आए। क्या कहें, जैसा जिसको सही लग रहा है वो काम कर रहा है। ऐसा है, जिनके अपने मुद्दे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो पार्टी बदलेंगे ही। अगर उनको ये लगता कि न भाई हमको जो है किसी के जो हमारे जो है पूर्व जो हमारे पूर्वज थे वो भी कहीं सपा के साथ जुड़े हुए थे, तो जब सपा की सरकारें थी तो यहाँ मलाई काटा उन्होंने, और जब उनको ये लग रहा है कि नहीं हम सपा के साथ नहीं हम मलाई काट पाएंगे तो वहाँ चले गए वो। कहाँ का विकास बाकी है? क्या लग रहा है, लखनऊ में बहुत विकास हुआ है? नहीं, बहुत नहीं हुआ, लेकिन विकास ठीक है। आप अभी कह रहे थे कि विपक्ष के पास अभी चेहरा ही नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत बड़ी बात। बदल रहे बार बार चेहरे ही बदल रहे, इसने बताया नहीं थी। ये बिल्कुल चेहरे बदल रहे, जब तक चेहरा क्लियर नहीं होता तब तक पब्लिक क्या सोच के कि हमें जो पीएम जो बनेगा वो आगे हम तक ले जाएगा नहीं ले जाएगा। उत्तर प्रदेश की भागीदारी सबसे ज्यादा है। देखिए 80 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनको फैसला करना है, यानी कि 80 सीटें बहुत अहम होती है। क्या सोचेंगे आप? नहीं, 80 सीटें पूरी जीतेगी बीजेपी। अच्छा। इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। भागीदारी इस चुनाव में सबकी बहुत जरूरी है। और देखिए, जिस तरीके से जुडिशरी एक अहम मुद्दा, एक तरीके से देखा जाए अहम रोल अदा करता है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको, आपका एक वोट
इस बार तो पूरा देश की राजनीति पे हलचल करेगा। देखिए जुडिशरी को तो हम कड़गर में नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि जुडिशरी ही हमारे पास ऐसा विकल्प है हाँ। जिसको हम अपने पास रख के जो है हम न्याय पा सकते हैं। अगर उस पर मान लीजिए हम उसमें उंगली उठाएंगे तो भाई ये तो हम इस चीज से सहमत नहीं है, आपके इस तर्क से हम सहमत नहीं है। हम जुडिशरी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। नहीं, जुडिशरी पे उंगली नहीं, आपका एक अहम रोल है। मैडम को पूछा पार्ट ऑफ इट्स पार्ट जुडिशरी हम लोग का एक पार्ट है और अहम पार्ट है, जिसके वजह से हम लोग समाज में न्याय दिलाते हैं लोगों को और न्याय पाने की आशा भी करते हैं। आपका एक वोट भी न्याय दिला सकता है। जुडिशरी का आपको सबसे अच्छा उदाहरण देखना है जुडिशरी क्या कर सकती है। तो जिस तरह से क्या कहते हैं भारत की राजनीतिक पार्टियां जितनी भी थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आपसी सहमति बना के पैसा खा रही थी, डिक्लेयर नहीं कर रही थी कि पैसा कहां से आ रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है, उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। तो जुडिशरी ही एक ऐसा हथियार था जिसने ऐसा प्रहार किया है कि अब उन पौने मुंह गिर गई है, खुद उनको बताना पड़ रहा है कि पैसा कहां से कैसे आया है। तो जुडिशरी का आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मतलब एक हमारे पास संसाधन है। हाँ, इसीलिए सहारा समय ने भी अपनी निगाह जुडिशरी के ऊपर ही डाल दी और सोचा कि अधिवक्ताओं से पूछा जाए कि ये चुनाव कितना अहम होने जा रहा है। देखिए, अब की बार 400 पार नारा दे रहा है शासन। अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष एकजुट हो गया। देखिए, छोटी छोटी सारे राजनीतिक दल एकजुट हो गए। महाराष्ट्र को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, साउथ को ले लीजिए, यूपी को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए। इसमें से विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो गए, उसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 10 साल में उन्होंने वो करके दिखा दिया है। और आगे उन्होंने बोला है कि चाहे वो हमारे जनसंख्या पे हो, चाहे वो हमारे महंगाई पे हो, चाहे वो विकास पे हो, हर एक पे वो बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। उनका पूरा रोड मैप तैयार है। और प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इंडिया जो गठबंधन बनाया है, ना उनके पास चेहरा है, ना उनके पास एक मत है। आज केजरीवाल अगर अंदर बैठे हैं तो एक भी इंडिया का बंदा, एक भी आदमी वहां कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जब उनके ही साथी जब अंदर जा रहे हैं, घोटालों में अंदर जा रहे हैं, फंसे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप उसके साथ क्या बोल पाएंगे। लेकिन देखिए, विपक्ष कह रहे हैं ईडी को भी आप लोग ने, सरकार ने सुनिए, अब जहाँ तक घोटालों की बात है तो घोटालों की बात है, सरकार जे मलिक अभी हटेगी तो जांच होगी। अपनी ही सरकार में जांच कौन कराएगा घोटालों की? घोटालों की जांच तो तब होगी जब यहाँ से ये हटेंगे, दूसरी पार्टी आएंगे, जांच करेंगे। देखिए, विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा, विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी है। ईडी को, सीबीआई को मशीनरी बनाकर सरकार काम कर रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की। लखनऊ की जो सीट है वो काफ़ी अहम सीट है। यहाँ से राजनाथ सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में खड़े हुए। तो क्या लग रहा है, राजनाथ सिंह और समाजवादी पार्टी के बीच में क्या होगा अब इस बार? मैम, राजनाथ सिंह तो पूरी तरह कम से कम 4-5 लाख वोटों से जीतेंगे। हाँ। और जो लड़ रहा है, सपा का लड़ रहा है, बसपा का लड़ रहा है, अभी तक किसी को मालूम ही नहीं कौन लड़ रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह के बारे में मालूम है कि लखनऊ से लड़ रहा है। रविदास जी का नाम पहले घोषणा हो चुकी है, बहुत महीने पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने उनकी घोषणा नाम की कर दी थी। और इस समय वर्तमान में मध्य के विधायक भी हैं, उनके बारे में हर कोई जानता है। और ये भ्रम है केवल कि राजनाथ सिंह जी जीतेंगे। इस बार का टफ कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। विपक्ष हमेशा कहता है कि बीजेपी की जुमलेबाजी है, अब की बार 400 पार। बिल्कुल, अब की बार ईडी के पास। क्या कहेंगे आप? अब जुमले की बात आपने कही तो ये जुमले के हिसाब से तो उन्होंने सरकार बना ली। इन्होंने ये भी कहा था कि हम 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, 16 लाख रुपए। एक समय पे जुमला ही बताया था, आर्टिकल 370 को भी एक तरह से जुमला ही बताया था। और विपक्ष जब तक जन भावना को नहीं समझ पाएगा कि जन की भावना क्या है, तब तक वो सरकार बना ही नहीं सकता है। अब जैसे जन भावना आर्टिकल 370 को सपोर्ट कर रही है, लेकिन विपक्ष हमेशा क्या कहता है, आर्टिकल 370 का विरोध कर रहा है। तो अगर आप जन भावना का ही विरोध करोगे तो आप सरकार में कहां से आओगे? विपक्ष हमेशा राम मंदिर का विरोध कर रहा है, जन भावना जो है वो राम मंदिर का सपोर्ट कर रही है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप जन भावना का ही विरोध कर रहे हो। और जब आप जन भावना का विरोध करोगे तब तक आप सरकार में आओगे नहीं। समझ विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मजबूत नेता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वर्तमान में जो सरकार कर रही है उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको विपक्ष भुना नहीं पा रहा है। शायद ये 400 पार जो विपक्ष जुमला कह रहा है ये होने की ओर अग्रसर है। विपक्ष ने अभी तक अपना कोई मजबूत चेहरा, देखिए प्रधानमंत्री पद के दावेदारी का मजबूत चेहरा, नीतीश कुमार आए थे इंडिया गठबंधन है, नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया, अब नीतीश चले गए एनडीए के पास।
तो नीतीश कुमार तो आते जाते रहते, उनको जबरदस्ती ले गए थे और फिर जहाँ से आए थे वहीं चले गए थे। विपक्ष के पास चेहरा ही नहीं है, बार बार घुमा के राहुल गांधी लाते हैं। उधर ममता बनर्जी अपने आप बनना चाहती हैं, इधर नीतीश अपना बनना चाहते हैं। तो इनके पास इतने प्रधानमंत्री होंगे तो पहले तो उनमें टॉस चलेगा कि प्रधानमंत्री कौन बने। मायावती कहाँ है इस चुनाव में? विपक्ष में समस्या ये है कि हर व्यक्ति का एक राष्ट्र चरित्र होता है, एक व्यक्तिगत चरित्र होता है। विपक्ष के नेताओं में समस्या यह है कि वो राष्ट्र चरित्र को कभी ऊपर ले ही नहीं जा पा रहे। वो अपने व्यक्तिगत चरित्र के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही हर काम कर रहे हैं। वो आज भी चाह रहे हैं कि हम ही प्रधानमंत्री बने। तो राष्ट्र चरित्र सबसे अहम जो मुद्दा, देखिए किसी भी चुनाव में सबसे अहम जो मुद्दा होता है वो होते हैं मुद्दे। आखिर इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? मुद्दे आपके जैसे एम्स थे, एम्स 22 एम्स आज हो गए हैं पूरे हिंदुस्तान में। कहाँ वहाँ पे 4 एम्स 5 एम्स हुआ करते थे। आज यूपी के अंदर आप देखिए 22 के ऊपर, पूरे इंडिया के अंदर 22 के ऊपर और नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, जितना एक्सप्रेसवे ऐड हो रहे हैं। मुद्दा यही कि सुरक्षा भी मुद्दा एक है। और इन 9 सालों में 1 या 2 आतंकवादी घटनाएं जो एक छोटे मोटे जिले में बच गई, जो कुपवाड़ा में होती, उसके अलावा आज भी एक बॉम्ब ब्लास्ट पूरे इंडिया में, इसी कचहरी में जस्ट पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इसी कचहरी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। देखिए विपक्ष तो हमलावर हो रहा है। वो ये कह रहा है कि जो भी जेल में बंद होते हैं या तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है या कुछ इस तरीके की खबरें आ जाती हैं कि वो गायब हो जाते हैं। जुडिशरी का तो कहीं ना कहीं रोल समाप्त हो जाता है। विपक्ष का ये हमला जुडिशरी पर था। नहीं, जुडिशरी अपना काम करती है, विपक्ष अपना काम करते हैं। न्यायालय बना हुआ है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए गए हैं, मुख्तार अंसारी वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वो सर्वे सर्वा होगा। हमारा न्यायालय क्या सोच करके देंगे इस बार? वोट विकास ही रहेगा। मुद्दा है विकास पूरा मुद्दा है और जिस तरह से 10 सालों में विकास हुआ है इसी तरह विकास आगे भी जारी रहेगा। मैडम, सनातन धर्म भी मुद्दा होगा इस बार का। और विकास तो मुद्दा है ही, मोदी जी विकास कर भी रहे हैं। सनातन धर्म पे भी अच्छा राम मंदिर बन के तैयार हो गया, पूजा अर्चना भी शुरू हो गई, लोग जाके राम मंदिर को देख भी रहे हैं। भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। चुनाव में इस बार इसको देखकर भी वोट दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि हमारी 400 साल पुरानी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और जो पिछले चुनाव में जो विपक्ष कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो कहना भूल जाएंगे। तारीख हो चुकी है, मंदिर बन चुका, प्रतिष्ठा भी हो गया, मंदिर भी बन करके तैयार हो गया, अब पूजा अर्चना भी हो गई। सच्चाई ये है कि इस चुनाव में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो इस सरकार ने जो प्रायोजित भ्रष्टाचार और प्रायोजित अपराध पर अंकुश लगाया है, वो सबसे क्या बोलोगे आप इसमें? नहीं, जैसा कि क्या कहते हैं, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि राम मंदिर, तो राम मंदिर बना और जनभावना वो थी। जनमानस की सुनवाई जो है भाजपा सरकार ने की, इस वजह से क्या कहते हैं उनकी आज सरकार है। और विपक्ष भी अगर क्या कहते हैं जनमानस की सुनवाई करेगा, रोडों पे आएगा, मुद्दे देखेगा, तो उनकी भी सरकार आएगी। एक मजबूत डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। जी, मजबूत तो होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए उन्हें जनभावना समझ पा रहे हैं। अभी चाहे तो ये मथुरा का मुद्दा है, ये विपक्ष पकड़ सकता था, लेकिन नहीं, इसको भी बीजेपी पे दे रही है सारी चीजें। वो जनभावना कृष्ण जन्मभूमि जो है उस पर भी है, काशी विश्वनाथ है। ये जनभावना को समझती नहीं विपक्ष। विपक्ष का टारगेट हमेशा मोदी रहते हैं। और अगर जनता में ध्यान दे तो जनता की भावना को समझे, मुद्दे अपने वहाँ से पैदा करें और उनको सामने लाए। धर्म एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जाति एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष इस बात को उठा रहा है। और सबसे बड़ी बेरोजगारी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो अगर ये दोनों मुद्दे की हम बात करें तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं और विपक्ष बार बार इस चीज़ के बारे में बोल रहा है। भ्रष्टाचार बिल्कुल मुद्दा है। भ्रष्टाचार तो देखिए हर कोई भी सरकार आएगी, ये तो मुद्दा हमेशा रहता है। भ्रष्टाचार कोई भी सरकार आएगी, ये मुद्दा हमेशा रहेगा। क्रिस्प छोटा छोटा पूछेंगे कि इस बार आपका एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है, तो आपका एक वोट बहुत कुछ सोच समझ करके देंगे? बिल्कुल दे रहे हैं, देंगे, दिया है आज तक। विकसित भारत एक मुद्दा, विकास, रोजगार, सनातन धर्म बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रवाद, जय श्री राम। जाति संप्रदाय से उठकर वोट करना चाहिए। जाति संप्रदाय से उठ करके वोट करना चाहिए। देखिए 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा सबके सामने, परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। पहले दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को बिगुल फूंक दिया है। मेरठ से उन्होंने अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करके, अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की 80 में से कितनी सीटें लेकर के आती है कोई भी राजनीतिक पार्टी। फिलहाल हम अपने शो में यहीं पर लेंगे विराम और हाजिर होंगे जल्द नई चर्चा नए लोगों के साथ। सहारा प्रणाम, कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।